नमस्कार। आम बजट 2021 भारत के वित्त मंत्री माननीय सीतारमण ने अभी ये अपना बजट प्रस्तुत किया है और उस बजट में क्या है, उस बजट में क्या कुछ खास बातें हैं और उस सरकार किस ओर उस बजट के द्वारा अपने विकास को ले जाने की स्थिति में है, इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर भूपेंद्र विक्रम सिंह जी, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और कई पुस्तकों के रचयिता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रोफेसर भूपेंद्र जी। आम बजट 2021 आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये असामान्य परिस्थिति में इस वर्ष का बजट माननीय वित्त मंत्री ने पेश किया और इसको सामान्य बजट के आकलन के लिए जिन मापदंडों को हम लेते हैं उन मापदंडों के अतिरिक्त इसको देखना होगा। ये एक तरीके से अर्थव्यवस्था के, समाज के और ये जो नुकसान हुआ है उसके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के रूप में इसको देखना चाहिए। और इसलिए वित्त मंत्री ने शुरू में ही उन 6 विशेष बिंदुओं को उन्होंने हाईलाइट किया जिसको कि इस बजट के माध्यम से पुनः वो जोड़ देना चाहती हैं। पिछला पूरा वित्त वर्ष पेंडेमिक को कंट्रोल करने में, पेंडेमिक पे खर्च करने के लिए, सपोर्ट पैकेज देने के लिए और एक इस तरीके का जिसे इमरजेंसी का खर्च कहते हैं, इस तरीके का एक असामयिक खर्च आया जिसने कि सारी चीज़ों को रोक दिया। और एक तरीके से इस इतिहास, जो विकास का इतिहास है, उसमें से एक साल को आपको बाहर निकाल के देखना होगा, क्योंकि ये पेंडेमिक जो है ये इतिहास में इस रूप में कहीं नहीं है। किसी एक क्षेत्र में रहा होगा, लेकिन पूरे विश्व में ऐसा एकाएक बंद हो जाए, साल भर के लिए उत्पादन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया बंद हो जाए और उस बंद प्रक्रिया के तहत सरकार को वेलफेयर से रिलेटेड अनेक जो प्रोग्राम है उनको बहुत और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से करना पड़े, ये एक बहुत ही असामान्य सी सिचुएशन है। और इसलिए बजट को इस असामान्य प्रक्रिया से उबरने के एक पूरक के रूप में हमको देखना चाहिए। जी। बजट में जिस तरह की बातें हुई है, शिक्षा को लेके 100 सैनिक विद्यालय खोले जाने की बात हो रही है, फिर LIC की जो कुछ चीज़ें हैं उसको सरकार या तो देना चाहती है या फिर जो NGOs का इन्वॉल्वमेंट चाहती है, इन सब चीज़ों को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या देखते हैं? इसमें 2-3 चीज़ें आपने एक साथ सम्मिलित कर लिया। एक तो जो विनियोग का जो एस्पेक्ट है, यानी जिसमें सरकार जो PSUs हैं उसको वो बेचना चाहती है। एक ये शब्द करेंसी में है बहुत जगहों पे, उसको उसने सरकार का जो शब्द है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये उसकी दृष्टि को दिखाता है। उसने लिखा है मोनेटाइज्ड करना। जी। तो सरकार के जो संसाधन हैं उसमें उस कुछ चीज़ों को प्राइवेट हाथों में शेयर के रूप में दे देना, ये उसके वो बाजारीकरण की प्रक्रिया की एक आवश्यकता है। और जो सन 75 के बाद से बाजारीकरण विशेष रूप से जो प्रारंभ हुआ उसके एक हिस्से के रूप में इसको देखिए। इसको ठीक इस रूप में हमको नहीं देखना चाहिए कि सरकार इन चीज़ों को बेच रही है। इसको इफ़िशियंसी के पुट इन की तरह देखना चाहिए कि इफ़िशियंसी किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कोई भी चीज़ सरकार के क्षमता के, सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं है। अगर आज X प्राइवेट है, सरकार उसको कभी भी नेशनलाइज कर सकती है। इफ़िशियंसी डालने के लिए इसको उसने क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट इनएफिशिएंट हैं उन यार्डस्टिक्स पे जिस पे कि आप किसी की प्रगति का आकलन करते हैं, ऐसे बहुत से पब्लिक सेक्टर हैं। जब हम उसको आकलन उसका करते हैं तो हम उसको पूंजीवादी तरीके से करते हैं और जब नीति बनाते हैं तो उसको समाजवादी तरीके से करते हैं। ये उसके फेलियर का एक मेजर कारण है। तो इसमें जो वो उसको प्राइवेट हैंड्स में दे रही है तो पूरी रूप से उसको बेच देना कहना ये थोड़ा ज्यादती है। अब उसमें उस पर मैनेजमेंट अगर प्राइवेट हाथ में दे और नियमन इस तरीके से हो कि उसको सरकार नियमित करे, तो सरकार की कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, सब समाज की है। तो यह नियमन इम्पॉर्टेंट है। सरकार कह रही है कि हम नए तरीके से इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेंगे और इंस्टीट्यूशन का अर्थ है कि ऐसे नियम क्रिएट करना जो कि चीज़ों को समुचित रूप से विकसित कर पाए। तो वो नियम कैसे करेगी, लॉ क्या बनेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस विनियोग का।
दूसरा जो इसमें एस्पेक्ट है कि उसका वो मोनेटाइजेशन करेगी। ह्यूज रिसोर्सेस जो हैं, बहुत ज़्यादा संसाधन पब्लिक सेक्टर यूनिट के PSUs जिसको कहते हैं, वो ह्यूज रिसोर्सेस आइडियल पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है। जैसे रेलवे के किनारे की ज़मीन बेकार पड़ी है, बहुत बड़े बड़े होटल हैं सरकार के, वो बेकार पड़े हुए हैं। उनका इस तरीके से यूज़ करना कि वो जो आइडियल पड़े रिसोर्स हैं उससे कुछ संसाधन निकालना, ये एक तरीके का जिसे कहें कि ये इकोनॉमिक इफ़िशियंसी है, ये बेचना नहीं है। आप अगर किसी चीज़ को किराए पर दे देते हैं किसी को और उससे कुछ अर्न कर लेते हैं तो उससे उसका रख रखाव का खर्चा निकलेगा, है ना। तो इसको आप व्यापारीकरण कहिए, इसे आप बेचना कहना ये गलत है। उसको इकोनोमाइज करना यानी उसमें मितव्ययिता उत्पन्न करना, ये शब्द रखिए। ये आस्पेक्ट जी अर्थशास्त्री के लिए तो ये समझ में बात आती है कि सरकार उसे मोनेटाइजेशन कर रही है, उन संसाधनों का बेहतर सदुपयोग करने की मंशा रखती है। लेकिन भारत के जो सामान्य लोग हैं, जन सामान्य, उनकी समझ में ये बातें शायद नहीं आती है। उनको लगता है कि शायद सरकार का दृष्टिकोण है उनको किसी अन्यत्र हाथों में देना। तो थोड़े जन सामान्य के लिए आप बताएं, और जो सैनिक स्कूल की जो मैंने बात की उस पर भी थोड़ी चर्चा डालें। शिक्षा के क्षेत्र में देखें, सैनिक स्कूल का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि सैनिक स्कूल पैरेलल टू पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल वो सर खड़ा होगा। प्राइवेट स्कूल का जो टोटल स्ट्रक्चर है वो प्राइवेट, वो एक प्रकार का उसमें जिसे हम कहें कि आंगलीकरण है समाज का, उसमें कॉलोनाइजेशन के जो कॉलोनियल लीगेसी है हमारी, जो औपनिवेशिक गुण हमारे भीतर अभी भी हैं, जिसके नाते हम हर उस चीज़ को जो समेत चमड़ी ने लिखा है उसको सब सही समझते हैं और उसको उसी रूप में लागू करना चाहते हैं और एग्जाम्पल देते हैं कि ये यूरोप से आया, ये अमेरिका से आया। उससे डिराइव्ड कॉन्सेप्ट है पब्लिक स्कूल, जिसका अर्थ आज की डेट में प्राइवेट स्कूल है, और वो उसी से डिराइव करते हैं। सैनिक स्कूल और इस तरीके के जितने नए स्कूल हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एक शस्त्र के रूप में, एक अस्त्र के रूप में विकसित किए जा सकते हैं, जो आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि मूल्यों सहित शिक्षा किस प्रकार से हो सकती है। जी। आज की डेट पे मूल्य की क्राइसिस जो है वो विज्ञानवाद के सुधार के रूप में मूल्यवाद को देखा जा सकता है। इस आम बजट में एक और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि 75 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए आयकर भरना आवश्यक नहीं है। ये एकदम सीधी कल्याणकारी योजना है, क्योंकि 75 के ऊपर जो बुज़ुर्ग लोग हैं, फॉर्म भरना वो जो सरल चाहे आप जितना कर दें, लेकिन उसको भरना एक कठिन प्रक्रिया है। ऑनलाइन भरना भी 75 के ऊपर के लोगों के लिए वो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो आप वो न भरें। और ऐसे लोगों की जो व्यक्तिगत इनकम होती है वो पेंशन और इस तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसको इवेल्युएट करना कि ये लैप्सेस हैं इसमें, उसकी लागत ज़्यादा है और इनसे जो टैक्स मिलेगी उसकी लागत कम है। तो किसी भी टैक्स की पॉलिसी का, स्ट्रेटजी का हमको कॉस्ट और बेनिफिट दोनों इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। तो इसमें बुज़ुर्गों का सम्मान है, बुज़ुर्गों को आप वो सुविधा दे रहे हैं जो कि वो जाके किसी वकील के पास, सीए के पास उसको भरवाएं, उसमें वो श्रम करें और उसमें वो खर्च करें। उस लेवल पे उनकी आय इतनी नहीं रहती व्यक्तिगत की जिससे कि बहुत ज़्यादा उनको हाँ, लेकिन उसमें खर्च ज़्यादा सरकार का आएगा उसको मेंटेन करने में। इस बजट में एक खास बात कृषि को लेकर भी रहा, क्योंकि कृषि पर बहुत सारी चर्चा हुई है। तो इस बजट में कृषि को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, आज़ादी के बाद से कृषि पर बहुत से आयोग बैठे। एक अकेला आयोग स्वामीनाथन कमीशन था जो किसान पे बैठा। हमको ये समझने की ज़रूरत है कि किसान से संबंधित समस्याएं और कृषि से संबंधित समस्याएं, ये दोनों भिन्न समस्याएं हैं। कृषि से जो संबंधित समस्याएं हैं वो उत्पादन बढ़ाने के बारे में बात होता है, और किसान से संबंधित जो समस्याएं हैं वो किसान की आय बढ़ाने के बारे में है, उसके सुख सुविधा, उसके संतोष के स्तर को बढ़ाने से है या उसको लाभप्रद मूल्य देने से है। जो ये 3 कृषि नीतियाँ आई हैं, एक उपभोग से संबंधित है और कृषि से संबंधित है, उत्पादन से संबंधित है, ये तीनों किसान से संबंधित हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। तो इस नीति में, इस जो बजट में जिसको लिंक किया है कि पुरानी जो अभी हाल की कृषि नीति के संबंधित जो 3 बिल आए, उस परिप्रेक्ष्य में इसको देखेगा तो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, एग्रीकल्चर के लिए लोन देने के लिए और किसानों को उनकी समस्याओं से मुक्ति के लिए उनको सीधे सीधे स्टाइपेंड देना, ये इस बजट का
मुख्य पक्ष है, जिसने किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। इसको निश्चित रूप से इसका एप्रिसिएशन होना चाहिए। ये जो बजट है, बजट 2021, एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए, देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए और ख़ास तौर से देश के कृषि की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्टूडियो में आने के लिए और आम बजट पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।